हेलो स्टूडेंट। टुडे योर टॉपिक इज़ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। ये आईएससी का इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है। हम लोगों को अभी जो ट्रेंड्स चल रहा है, आईएससी जैसे हम लोगों को क्वेश्चन कर रहा है, तो हम लोगों को जो भी हम लोग पढ़ेंगे, हम बस सिर्फ रट्टा नहीं मारेंगे। हम लोगों को सभी समझ के पढ़ना है। तो इस चैप्टर को हम समझेंगे और पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग रट्टा मार लिए कि सर आपने तो नोट्स बना दिया तो हम लोग पढ़ लेते हैं। नहीं, सबसे पहले समझो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होगा और एनालिटिकल भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग डिमांड पे आते हैं। तो डिमांड क्या है? मान लो कि तुम्हें कोई भी चीज़ खरीदने का मन कर रहा है, हम उसे डिमांड बोलेंगे? नहीं, वो तो हो गया तुम्हारा डिज़ायर। अगर तुम्हारे पास डिज़ायर है और उस चीज़ को खरीदने का परचेसिंग पावर भी है, फिर भी तुम्हारा वो डिमांड हुआ? नहीं। क्यों? तुम्हें वो पैसा स्पेंड करना ही नहीं है। मतलब विलनेस टू स्पेंड तुम्हारा नहीं है, कि तुम्हारी मनी नहीं है कि वो पैसा को हम खर्चा करें। तो इसलिए हम इसको भी डिमांड नहीं बोल सकते। तो हम लोग कब डिमांड बोलेंगे? जब तुम्हारा डिज़ायर भी होगा, परचेसिंग पावर भी है तुम्हारे पास, और वो पैसा तुम्हें खर्चा भी करना है। मतलब तुम खर्चा करोगे और हिचकिचाओगे नहीं। तो तभी जाके हम लोगों का ये जो डिमांड है वो फुलफिल होगा। तो डिमांड का डेफिनेशन में क्या बोल रहा है? डिमांड फॉर अ कमोडिटी refers द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये अच्छे से मार्क कर लेना, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। क्यों पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम? क्योंकि देखो, हम लोगों का जो डिमांड है वो तो वन फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए। क्यों वन फाइनेंशियल ईयर मैं बोल रहा हूँ? हम लोगों का बजट होता है, तो बजट में कभी कभी किसी चीज़ का दाम बढ़ जाता है और किसी चीज़ का दाम घट जाता है। तो अगर हम लोग एक स्पेसिफिक पीरियड को नहीं लेंगे, अगर हम लोग किसी स्पेसिफिक पीरियड को नहीं लेते, तो मान लेते हैं कि पहले साल हम लोगों का मोबाइल का दाम घट गया था, इस बार हम लोग का मोबाइल का दाम बढ़ गया है, तो डिमांड क्या होगा हम लोगों का? इसलिए हम लोग को एक पर्टिकुलर पीरियड लेना होता है कि उस पर्टिकुलर पीरियड में हम लोगों के पास कोई भी चीज़ खरीदने के लिए डिज़ायर भी होना चाहिए, परचेसिंग पावर भी होना चाहिए, और विलनेस टू स्पेंड, उस पैसे को खर्चा करने का हम लोगों का मन में कोई हिचकिचाहट नहीं रखते हुए वो पैसा हम खर्चा भी करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं। नेक्स्ट, ये हम लोगों का दूसरे पार्ट में ही है, लेकिन ये हम पहले पढ़ाएंगे, सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है? डिमांड का भी अपना एक लॉ है, या उसको बोल सकते हो कि एक रूल्स है। तो डिमांड क्या बोलता है कि द लॉ ऑफ डिमांड states that other things remaining कांस्टेंट। ये अदर चीज़ के बारे में हम बाद में आते हैं। ऐसा पकड़ लो कि हम लोगों का जो डिमांड है ये बोल रहा है कि अदर थिंग्स जब हम लोगों का कांस्टेंट रहेगा, द क्वांटिटी demanded of a commodity increases when price falls and decreases when its price
राइजेस। तो जब हम लोगों का कोई भी चीज़ का प्राइस ऊपर जाएगा, बढ़ेगा, तो हम लोगों का जो डिमांड होगा वो घटेगा। सिमिलरली अगर प्राइस कोई भी चीज़ का घटता है तो हम लोगों का डिमांड बढ़ता है। जैसे रिसेंटली रॉयल एनफील्ड में बोला गया था कि अप टू 350 सीसी तक जो जीएसटी है वो घटेगा। तब हम लोगों का जो डिमांड है रॉयल एनफील्ड के ऊपर, प्राइस घटा, जीएसटी घटने से हम लोग का प्राइस घट जाता है, टैक्स कम लग रहा है तो प्राइस घट गया, तो हम लोग का जो डिमांड है वो हम लोगों का बढ़ गया। जैसे हम लोग का प्राइस घटा और बढ़ गया। और अभी मान लो कि सोने का दाम कुछ दिन पहले बहुत महंगा हो गया था, तो प्राइस बढ़ा तो लोगों का डिमांड घट गया। तो इसका कर्व कैसा होगा? अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, इसमें हम देखते हैं प्राइस को और इसमें हम देखते हैं डिमांड को। तो मान लेते हैं कि कोई भी चीज़ का प्राइस जब 10 रुपये था और उसका डिमांड तब था हम लोगों का 50 यूनिट्स। तो हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, जब उसका प्राइस बढ़ा 10 से हो गया 15, तो उसका डिमांड हो गया 30 यूनिट्स। तो ये जो हम लोगों का कर्व निकल के आता है, इसी को हम बोलते हैं डिमांड कर्व। तो यहाँ पे एक चीज़ देख लो कि हम लोगों का जो डिमांड कर्व है वो हमेशा डाउनवर्ड होता है। ये इसका नेचर है। क्यों नेचर है ये हम बाद में आते हैं, लेकिन ये इसका नेचर है कि ये डाउनवर्ड होता है हमेशा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है हम लोगों का टाइप्स ऑफ डिमांड। अब टाइप्स ऑफ डिमांड क्या है? टाइप्स ऑफ डिमांड में हम लोग देखेंगे सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड क्या है? इंडिविजुअल मतलब कोई पर्सन या कोई हाउस होल्ड। कोई पर्सन या कोई हाउस होल्ड। अब बोलोगे कि सर हाउस होल्ड तो हो गया, हम लोग घर में, हाँ, मेरा बहन, मेरा मम्मी, मेरा पापा, हम लोग तो सब रहते हैं, तो ये सिंगल क्यों हुआ? कोई पर्सन के साथ हाउस होल्ड का कैसे हो सकता है? तो एक बात बताओ, घर में जो दूध आते हैं वो दूध पापा भी खाते हैं, मम्मी भी खाती है, बहन भी और तुम भी। तो उस दूध का जो डिमांड है तो वो हो गया एक हाउस होल्ड का सिंगल डिमांड। तो individual demand refers to the quantities of a commodity that an individual consumer is willing to purchase at various prices during a specific period of time. तो इंडिविजुअल डिमांड ये बोलता है कि कोई भी कमोडिटी जो हम लोग, कोई भी कंज्यूमर बाई करना चाहते हैं एट अ वेरियस पॉसिबल प्राइस में ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये हो गया हम लोगों का इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल मतलब ही हम लोगों का सिंगल, जो कोई एक या कोई एक हाउस होल्ड का जो डिमांड है। उसके बाद आते हैं मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या है?
जैसे मान लो कि ये है तुम्हारा घर, ये है तुम्हारा नेबर्स। तो अब बताओ, कोई भी एक सिंगल, ये भी इंडिविजुअल है, ये भी इंडिविजुअल है, ये भी इंडिविजुअल है, ये भी इंडिविजुअल है, अगर इन लोगों का समीशन कर दिया जाए, इन लोगों को सम टोटल कर दिया जाए, तो हम लोगों का निकल के आएगा मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड क्या होता है? मार्केट डिमांड refers to the total quantities of a commodity that all the household are willing to buy at a various prices during a specific time period। तो तुम लोगों का जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी में कितना दूध का ज़रूरत है या कितना दूध का डिमांड है, उसी को हम बोलेंगे मार्केट डिमांड। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि मार्केट डिमांड इज द हॉराइजेंटल समीशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। जैसे हम लोग हॉराइजेंटली इसको करते गए। उसके बाद आते हैं हम लोग एक्स एंटी डिमांड पे। तो एक्स एंटी डिमांड में, और एक्स एंटी डिमांड एंड एक्सपोज डिमांड। तो सबसे पहले एक्स एंटी डिमांड में आते हैं। तो एक्स एंटी डिमांड हम लोग का क्या होता है? हम लोगों ने पहले बताया था कि हम लोगों का जो डिज़ायर है, हम लोगों का जो डिज़ायर है, ये जो हम लोगों का डिज़ायर है, ये डिज़ायर और डिमांड में बहुत अंतर है। ये तुम्हारा डिज़ायर, कुछ भी खरीदने का तुम्हारा मन हो ही सकता है, लेकिन ये तुम्हारा डिमांड नहीं है। तो ये जो हम लोगों का एक्स एंटी डिमांड है, तो ये हम लोग का डिज़ायर है बस। तो एक्स एंटी डिमांड रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कंज्यूमर वांट, अच्छे से याद रखना, वांट टू और विलिंग टू, मतलब मन कर रहा है खरीदने का, विलिंग टू बाई ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। और एक्सपोज डिमांड, जो हम लोगों ने एक्चुअल खरीदा, तुमने जो एक्चुअल खरीदा, वो होता है हम लोगों का एक्सपोज डिमांड। तो एक्सपोज डिमांड क्या होता है? एक्सपोज डिमांड रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ द गुड्स दैट द कंज्यूमर एक्चुअली परचेस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो ये जो हम लोगों ने एक्चुअली परचेस किया, तो वो हो गया हम लोगों का एक्सपोज डिमांड। अब जॉइंट डिमांड क्या है? थर्ड पे आते हैं टाइप्स में, जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड क्या है? जैसे जॉइंट डिमांड रिफर्स टू द डिमांड फॉर टू और मोर गुड्स विच आर यूज जॉइंटली और डिमांडेड टुगेदर। तो ऐसा कोई कमोडिटी हम लोग खरीदना चाहते हैं जो सिर्फ वो कमोडिटी खरीदने से हम लोगों का वो चीज़ सेटिस्फाई हम लोग नहीं होंगे। जैसे हो गया कार एंड पेट्रोल। तुम कार खरीदने गए और तुम्हारे पास पेट्रोल नहीं है, तो तुम उस कार को घर तक भी तो ले जा पाओगे। जैसे हो गया हम लोगों का गन एंड बुलेट। तुम्हारे पास गन है लेकिन बुलेट नहीं है। कोई भी पुलिस वाला या आर्मी के पास गन है लेकिन बुलेट नहीं है, तो वो किस काम का? कुछ नहीं है। उसके बाद आते हैं हम लोग डिराइव डिमांड पे। तो डिराइव डिमांड हम लोग का क्या है? डिराइव डिमांड फॉर अ कमोडिटी दैट अराइजेस बिकॉज ऑफ द डिमांड फॉर सम अदर कमोडिटी इज कॉल्ड डिराइव डिमांड। जैसे मैंने ब्रिक्स खरीदा, सीमेंट लिया, उसके बाद हम लोगों ने कुछ स्टोन चिप्स लिए, बन गया हम लोगों का बिल्डिंग। तो अब तुम मुझे बताओ कि हम तो चाहते थे कि बिल्डिंग बनाए, तो किसी और चीज़ का डिमांड करके मैंने उसी चीज़ से बिल्डिंग बनाया। तो ये हो गया हम लोग का डिराइव डिमांड, कि द डिमांड फॉर अ कमोडिटी दैट अराइजेस बिकॉज ऑफ द डिमांड फॉर अदर कमोडिटी इज कॉल्ड डिराइव डिमांड। उसके बाद आते हैं हम लोग कॉम्पोजिट डिमांड पे। तो कॉम्पोजिट डिमांड क्या है? डिमांड फॉर गुड्स दैट हैव मल्टीपल यूज इज कॉल्ड कॉम्पोजिट डिमांड। हम लोग स्टील, स्टील से क्या बन रहा है? स्टील से हम लोगों का बन रहा है कार,
स्टील से हम लोगों का बन रहा है गन, स्टील से हम लोगों का बन रहा है पेन टिप। तो स्टील का वेरियस यूज़ है। तो जो भी चीज़ का वेरियस यूज़ होगा उसको हम बोलेंगे कॉम्पोजिट डिमांड। उसके बाद आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। मतलब ये जो डिमांड्स है इसका डिटर्मिनेंट्स क्या है। डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है कि डिमांड किस किस चीज़ से इफेक्टेड हो सकता है। कोई भी चीज़ का डिमांड किस किस चीज़ से वो इफेक्टेड हो सकता है। जैसे सबसे पहले हम लोगों का प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो मैंने पहले ही समझाया कि कोई भी चीज़, कोई भी कमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड घटता है, और कोई भी कमोडिटी का अगर प्राइस घटता है तो उसका डिमांड बढ़ता है। तो ये हो गया हम लोग का प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर बोलोगे कि इसको हम लोग कैसे लिखें, तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, if price of the commodity increases the demand will be decreases and vice versa। तो हम लोगों को यहाँ पे एक चीज़ देखने के लिए मिलता है कि हम लोग का जो प्राइस और डिमांड है उसके बीच में हम लोगों का इन्वर्स रिलेशन है। ये याद रखना, प्राइस और जो डिमांड है उसमें इन्वर्स रिलेशनशिप है, इन्वर्स रिलेशन है। उसके बाद आता है इनकम डिमांड पे। अच्छा, तो इनकम डिमांड क्या है। अगर तुम ये बताओ, अगर किसी का इनकम अगर बढ़ जाए तो उसका डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर किसी का इनकम घट जाए तो उसका डिमांड क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन जनरली तो हम लोग ये देखते हैं, लेकिन कुछ कुछ कमोडिटीज़ हैं, कुछ कुछ कमोडिटीज़ हैं जिसका डिमांड इनकम इंक्रीज होने से बढ़ने के बजाय वो घट जाता है। तो ये इनकम डिमांड को हम 3 स्टेज में समझेंगे। सबसे पहले है हम लोगों का नॉर्मल गुड्स। तो ये नॉर्मल गुड्स होता क्या है। नॉर्मल गुड्स वही गुड्स हैं जिसका इनकम अगर बढ़ता है तो कंज्यूमर उस गुड्स को ज़्यादा खरीदता है, और अगर इनकम घटता है तो उस गुड्स को कम खरीदता है। तो नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स द डिमांड फॉर विच increases with increase in income of the consumer and decrease with fall in income। अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे से ये वाला चीज़ दिमाग में अच्छे से घुसाओ। कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे समझो और एक बार देख लो ये वाला, लेकिन जो भी समझना एकदम अच्छे से समझना। अब आते हैं इन्फीरियर गुड्स पे। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इनकम अगर बढ़ेगा तो डिमांड हम लोगों का बढ़ेगा नॉर्मल गुड्स में, और अगर इनकम घटेगा तो डिमांड भी हम लोग का घटेगा। अब इन्फीरियर गुड्स क्या होता है। इन्फीरियर गुड्स वो टाइप का गुड्स होता है जो लोगों का इनकम बढ़ने पे, जो लोगों का इनकम बढ़ने पे डिमांड घट जाता है, और इनकम घटने से डिमांड बढ़ जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं ये वाला चीज़। मान लो कि तुम पहले 10 रुपए का डेयरी मिल्क खाते थे जब तुम्हारा इनकम था 10,000। अब तुम्हारा इनकम हो गया है 50,000। तो तुम क्या करोगे, अब तुम 100 वाला डेयरी मिल्क खाओगे। तो हम बोल सकते हैं कि 10 रुपए वाला डेयरी मिल्क के ऊपर जब तुम्हारा इनकम बढ़ा, डिमांड कम हो गया, और कभी तुम्हारा इनकम फिर से 10,000 पे चल जाए, फिर तुम्हारा 10 रुपए वाला डेयरी मिल्क पे तुम्हारा डिमांड बढ़ जाएगा। तो गुड्स फॉर विच सुपीरियर सब्स्टिट्यूट्स
are available are called inferior goods. So inferior goods are all those goods the demand for which falls with increase in income of the consumer and increase with falls in income. अब आते हैं नेसेसरी गुड्स पे। तो नेसेसरी गुड्स क्या होता है? जो हम लोगों का डेली यूजेस में लगता है, जिसके बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। तो नेसेसरी गुड्स क्या है? जैसे हम लोगों का हो गया सॉल्ट। मान लो कि तुम्हारा सेम थिंग 10 के अगर तुम्हारा सैलरी है तो तुम सॉल्ट क्या 1 टीस्पून से क्या ज़्यादा लोगे? और अगर यही अगर 50 के हो गया तब भी तुम्हारा जो सॉल्ट का जो डिमांड रहेगा वो भी 1 टीस्पून ही रहेगा। लेकिन अगर हम बोले कि कांस्टेंट रहेगा, नहीं, ये हमने सॉल्ट का एग्जांपल लिया इसलिए। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं फ्रूट्स का, तो जब तुम्हारा 10,000 इनकम था तब तुम सिर्फ एप्पल ही खा पाते थे। अब तुम्हारा 50,000 इनकम हो गया, अब तुम एप्पल भी खा रहे हो, ग्रेप्स भी खा रहे हो और गुआवा भी खा रहे हो। तो पहले तो तुम्हारा बढ़ा, लेकिन उससे ज़्यादा फल कौन खा सकता है? हाँ, कोई खा सकता है, लेकिन वो भी एक लिमिट तक। उसके बाद वो वैरायटी ख़त्म हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि नेसेसरी गुड्स का इनकम बढ़ने से वो थोड़ा तो बढ़ता है, लेकिन एक टाइम पे जाके वो कांस्टेंट हो जाता है। तो इसी चीज़ को अगर हम थ्रू डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो नॉर्मल गुड्स का देखो, ये हो गया हम लोग का नॉर्मल गुड्स का। तो नॉर्मल गुड्स में हम यहाँ पे लेते हैं प्राइस और यहाँ पे लेते हैं डिमांड। तो सॉरी, यहाँ पे लेते हैं इनकम, प्राइस नहीं, इनकम। तुम्हारा इनकम जब ज़्यादा था तब तुम डिमांड भी ज़्यादा कर रहे थे, और जब तुम्हारा इनकम घटा तब तुम्हारा डिमांड भी कम हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिमांड कर्व ऐसे जाएगा। यह है हम लोगों का नॉर्मल गुड्स। अब आते हैं इंफीरियर गुड्स पे। तो इंफीरियर गुड्स में अगर हम लोग देखेंगे इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करके, तो इसमें हम लेते हैं इनकम, इसमें हम लेते हैं डिमांड। तो हम लोगों का जब इनकम, ये एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हम लोगों का डिमांड जो है वो 10 रुपये वाला रेडी मिल्क पे है, और जब हम 10 रुपये वाला रेडी मिल्क कंज्यूम करते थे तब मेरा सैलरी था 10 के। अभी हम 100 रुपये वाला रेडी मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं जब हम लोगों का सैलरी है 50 के। तो लेते हैं डिमांड किस चीज़ का? 10 रुपये वाला डेयरी मिल्क का। अच्छे से समझना, यहाँ पे हम लोग डिमांड देख रहे हैं 10 रुपये वाला डेयरी मिल्क के ऊपर। तो जब मेरा इनकम कम था, 10 के था, तब हम लोगों का डिमांड सबसे ज़्यादा था इस पे। अभी हम लोग का इनकम हो गया है 50 के, इनकम हो गया है 50 के। तो इसमें हम लोग का जो डिमांड है वो कम हो गया। तो पहले हम लोग पकड़ लेते कि ये वाला 10 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे, और अभी ये हम लोग 3 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं। तो हम लोग का जो डिमांड कर्व रहेगा वो ऐसे करके जाके ऐसे बेंड हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का इंफीरियर गुड्स। और नेसेसिटी गुड्स में क्या है? नेसेसिटी गुड्स वही गुड्स होता है जो हम लोगों का डेली यूजेस में लगता है। तो इसमें भी सबसे पहले इसको इनकम को पकड़ लेते हैं और इसका डिमांड को पकड़ लेते हैं। जैसे मैं बोला कि फ्रूट्स के बारे में,
तो सबसे पहले इनकम बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे 10K, 20K, 30K, 40K, और यहाँ पे हम लोगों का 2, 4, 6, 8। तो इनकम बढ़ रहा है, तुम्हारा डिमांड भी बढ़ रहा है, सॉरी, इनकम बढ़ रहा है और तुम्हारा डिमांड भी बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम पे जाके ये हो जाएगा कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा हम लोगों का नेसेसरी गुड्स। नेसेसरी गुड्स, तो इसी चीज़ को मैंने एक डायग्राम में दिखाया। वो कैसा? तो हम लोगों का जो ये नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स और नेसेसिटी गुड्स जो है, एक डायग्राम में अगर हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो हम लोग का डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। ये हम लोगों का VVI है, अच्छे से याद रखना, ये डायग्राम हम लोगों का VVI है। तो ये पार्ट बाय पार्ट मैंने दिखाया, उसके बाद ये डायग्राम ड्रॉ किया, ये हम लोगों का हो गया। इसके बाद आते हैं कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो डिमांड का जो लेवल है वो हम लोगों का कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे हम लोगों का कोई भी हैबिट छोड़ ना पाना, या फैशन जैसा ट्रेंड्स चल रहा है वैसा ही हम लोग करें। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, कभी कभी कुछ एडवर्टाइजमेंट से हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या हम लोगों का कोई न्यू इनोवेशंस, जैसे पहले हम लोग का कीपैड फ़ोन था, उसके बाद टच स्क्रीन आया। तो द लेवल ऑफ डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, लाइक हैबिट, फैशन, एडवर्टाइजमेंट एंड न्यू इनोवेशंस। इसके बाद आते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स होता क्या है कि हम लोगों का जो डिमांड है वो कभी भी सिर्फ उसका प्राइस के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता। मैंने तो पहले भी हम लोगों ने देखा कि सिर्फ जो उसका डिमांड है उसका प्राइस भी सिर्फ उसका प्राइस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। हम लोगों ने कितना कुछ देखा। सबसे पहले तो उसका प्राइस, तो ये हम लोगों ने देखा, उसके बाद इनकम इफेक्ट हम लोगों ने देखा, अब तीसरा कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस देखा, और नंबर 4 प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अदर गुड्स के ऊपर भी हम लोगों का जो डिमांड है वो डिपेंड करता है। हम लोगों का डिमांड मतलब कोई भी कमोडिटी के ऊपर हम लोगों का डिमांड। तो द क्वांटिटी डिमांडेड नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन इट्स ओन प्राइस, ऑल्सो डिपेंड्स द रिलेटेड कमोडिटी। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूट्स पे। सब्स्टिट्यूट्स कमोडिटी क्या होता है? ये रिलेटेड कमोडिटी को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो है सब्स्टिट्यूट्स और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट्स को समझते हैं। सब्स्टिट्यूट्स क्या है? सब्स्टिट्यूट्स गुड्स जो है हम लोगों का, जैसे रिफ्रेशमेंट के पर्पस हम लोग टी भी ले सकते हैं या कॉफ़ी भी ले सकते हैं। तो ईदर और, टी या कॉफ़ी, ये हो गया हम लोग का सब्स्टिट्यूट्स। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे कार एंड पेट्रोल, कि कार बिना पेट्रोल का नहीं चलेगा और कोई विदाउट कार के बिना पेट्रोल नहीं लेगा। अच्छा, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स देखो, दिस टाइप ऑफ गुड्स refers to these goods which satisfy the same type of need and hence can be used in place of another to satisfy a given want। तो यही बोलना चाह रहा है कि हम लोगों का जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है वो हम लोग सेम पर्पस पे ही हम लोग वो गुड्स डिमांड करते हैं। अगर वो जो गुड्स को हम चाहते हैं उस गुड्स की जगह मेरा दूसरा गुड्स
उस पर्पस को सर्व कर पाएगा या उस डिमांड को सेटिस्फाई कर पाएगा। अब करेंगे इसका डायग्राम। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का डायग्राम कैसा होगा? तो सबसे पहले तो हम लोग बना लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे y और x, तो y एक्सेस में हम लोग देखेंगे कि प्राइस ऑफ कॉफ़ी और x एक्सेस में हम लोग देखेंगे कि डिमांड फॉर टी। तो कॉफ़ी का प्राइस बढ़ने से या घटने से टी का डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? तो अगर कॉफ़ी का दाम 10 रुपये है और हम लोग जब कॉफ़ी का दाम था 10 रुपया, तब हम लोग टी कंज्यूम करते थे 100 ग्राम्स। जब कॉफ़ी का प्राइस बढ़ा तो लोग क्या करेगा? 10 से हो गया अभी कॉफ़ी 20 में, तो लोग क्या करेगा? लोग शिफ्ट करेगा टी पे, तो टी का डिमांड और बढ़ेगा। तो लोग अभी 200 ग्राम्स टी खरीद रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हम लोगों का सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसका जो कर्व है वो ऐसा होगा। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड कर्व अपवर्ड होता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम और दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताओ। इसके बाद आता है हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। तो मैंने बोल दिया कि जो चीज़ के साथ, मतलब ऐसा कुछ चीज़, उसके साथ हम लोगों को दूसरा चीज़ लगेगा ही लगेगा। जैसे मेरे घर में एलपीजी सिलेंडर है, लेकिन हम लोगों को एलपीजी सिलेंडर चलाने के लिए जो ओवन होता है वो नहीं है, तो एलपीजी सिलेंडर किस काम का? और मेरे घर में ओवन है, एलपीजी सिलेंडर नहीं है, तो वो भी मेरा किस काम का? तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स आर दिस गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स, ये मैंने 2 बार लिख दिया। Which are complementary to one another in the sense that they are used jointly or consumed together to satisfy a given one, जैसे कार एंड पेट्रोल। तो अगर हम कम्प्लीमेंट्री गुड्स का अगर हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो वो कैसा होगा? तो ये है हम लोग का y एक्सेस और ये हम लोग का x एक्सेस। तो इसमें y एक्सेस में हम लोग देखेंगे प्राइस ऑफ पेट्रोल, और x एक्सेस में हम लोग देखेंगे डिमांड फॉर कार्स। तो जब पेट्रोल का दाम 80 रुपया था तो एक टाइम पे तो था, तब कार का डिमांड हम लोगों का सबसे ज़्यादा था। मान लेते हैं कि एक साल में तब
10 लाख कार बिकता था। जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, वो हो गया हम लोगों का 106। तब क्या हुआ, कार का डिमांड घटा, जो हो गया हम लोगों का करीब 5 लाख। तो इस डिमांड कर्व को अगर प्लेस करें तो हम लोग का डिमांड कर्व कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद आगे बढ़ते, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस क्या है? मान लो कि हम लोगों का अभी अमेरिका और ईरान के साथ वार चल रहा है, तो हम लोगों को लगता है कि नियर फ्यूचर में जो एलपीजी का जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी प्रेजेंट डेज में जितना हो सके हम लोग एलपीजी खरीदेंगे। तो इसलिए एलपीजी का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा। और सिमिलरली अगर हमको लगे कि थोड़ा दिन में एलपीजी का जो दाम है वो घट जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे नहीं, दाम घटने दो, उसके बाद खरीदेंगे। तो ये होता है हम लोग का कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशंस। अगर कंज्यूमर सोचते हैं कि नियर फ्यूचर में कोई भी चीज़ का दाम बढ़ने वाला है, तो वो प्रेजेंट डेज में वो स्टॉक कर लेता है। तो अगर ज़्यादा स्टॉक करना चाहो तो उस चीज़ का डिमांड बढ़ेगा। और अगर तुम्हें लगता है कि नियर फ्यूचर में किसी चीज़ का दाम घटने वाला है, तो तुम उसको क्या करोगे, तुम उसको बाद में जाके खरीदोगे। तो उस चीज़ का जो डिमांड है वो घटेगा। उसके बाद आता है कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज़। तो आज का डेट में तुम बोलो, एक सिस्टम चालू है ईएमआई सिस्टम। तुम कुछ भी डाउन पेमेंट कर दो और तुम एक कार या टीवी या फ़ोन खरीद के लेके चले आओ। तो बैंक हम लोग के लिए या जो फाइनेंशियल कंपनीज हम लोग को ये क्रेडिट फैसिलिटीज़ या लोन प्रोवाइड करते हैं, इसमें हम लोग का डिमांड बढ़ जाता है। तो पहले हम लोग जब भी कुछ खरीदते थे, तब हम लोग उसका प्राइस को सुन के हम लोग नहीं, बाद में जाके खरीदेंगे। लेकिन आज डाउन पेमेंट कर दो और ईएमआई भरते रहो, तो कोई भी चीज़ का डिमांड जब क्रेडिट फैसिलिटीज़ हो तब वो बढ़ जाता है। उसके बाद आता है हम लोग डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट्स। तो डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट्स क्या होता है कि मैंने किसी का लाइफस्टाइल देखा, क्या कि मेरा फ्रेंड वो ये फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे हैं, या मेरा नेबर्स कोई लग्जरी कार यूज़ कर रहा है, लग्जरी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो हम भी उसी चीज़ के साथ, मतलब उन लोगों के साथ ही हम लोग डिमांड को बढ़ाते हैं। तो ये होता है हम लोगों का डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट्स। ये भी हम लोगों का डिमांड को इफ़ेक्ट करता है कि हम जो देखते हैं कि कोई भी सेलिब्रिटी ये चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, हम भी करेंगे। मेरा फ्रेंड्स के पास आईफोन है, तो हम भी इस्तेमाल करेंगे आईफोन। तो ये होता है हम लोग का डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट्स। उसके बाद आता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों का 2 तरीके से होता है। जैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट करता है डिमांड को। कैसे? इनकम अगर रिच पीपल के फेवर में गया, तो वो लोग क्या खरीदेगा? लग्जरी कमोडिटी। और यही इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अगर पुअर या मिडिल क्लास पीपल के ऊपर गया,
तो वो क्या खरीदेगा? नेसेसरी जिनिस, वो खरीदेगा नेसेसरी कमोडिटीज। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोगों का डिमांड के ऊपर इफेक्ट करता है। तो लग्जरीज कमोडिटीज़ जैसे लग्जरीज कार, लग्जरी वॉचेस, और अगर पुअर या मिडिल क्लास लोगों का फेवर में इनकम अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो वो लोग खरीदेगा नेसेसरी। जैसे हम लोगों का हो गया राइस, उसके बाद हो गया हम लोगों का पटेटोज़, फ्रूट्स, जो हम लोग का नेसेसरी है वो हम लोग खरीदेंगे। उसके बाद आता है क्लाइमेट फैक्टर्स। ये जो हम लोग का क्लाइमेट फैक्टर्स होता है वो भी हम लोग को डिमांड को इफेक्ट करता है। कैसे? जब हम लोगों का समर आता है तब हम लोगों का जो कॉटन क्लॉथ्स है उसका डिमांड बढ़ जाता है, और जब हम लोगों का विंटर आता है तब हम लोगों का वूलन कॉटन, मतलब आम भाषा में बोले तो स्वेटर, उसका डिमांड बढ़ जाता है। ठीक इसका उल्टा, समर में कोई वूलन कॉटन खरीदेगा नहीं, और विंटर में कोई नॉर्मल कॉटन का कपड़ा खरीदेगा नहीं। तो क्लाइमेट कंडीशंस भी हम लोगों के डिमांड के ऊपर इफेक्ट करता है। अब आता है डिमांड फंक्शन पे। तो डिमांड फंक्शन क्या है? A demand function states that the relationship between the demand for a product and its various determinants। जैसे हम लोगों ने पहले डिटर्मिनेंट्स पढ़ा, तो डिमांड फंक्शन क्या करता है कि वो जो हम लोगों का डिटर्मिनेंट्स है उसका चेंज होने से डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट्स पड़ता है। तो ये जो हम लोगों ने डी एन लिखा, ये एन है पर्टिकुलर कमोडिटी, पी एन मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और तो डी एन क्या हुआ हम लोगों का? डिमांड ऑफ द कमोडिटी। तो फंक्शन ऑफ पी एन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और पी वन से लेके पी एन माइनस वन जो हम लोग का है प्राइस ऑफ ऑल अदर कमोडिटी। वाई इनकम, टी टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ई expectations, H population, Y distribution of income, G government policies। तो ये होता है हम लोग का फंक्शंस जो कि डिमांड का है। किस रिस्पेक्ट में? कि ये सब चेंज होने से उसका प्राइस चेंज हो गया कमोडिटी का, तो उसका डिमांड कैसा होगा। अदर प्राइस का, अदर जो कमोडिटीज़ है उसका दाम, प्राइस अगर चेंज हो रहा है तो वो पर्टिकुलर कमोडिटी के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। किसी का इनकम बढ़ रहा है, घट रहा है, तो क्या इफेक्ट हो रहा है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होने से क्या इफेक्ट हो रहा है डिमांड के ऊपर। किसी का एक्सपेक्टेशन, जो मैंने समझा है डिटर्मिनेंट्स पे, वो अगर चेंज होता है, एक्सपेक्टेशंस चेंज होता है, मतलब अगर कोई सोचता है, एक्सपेक्ट करता है, तो क्या होता है। उसके बाद पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन बढ़ गया या पॉपुलेशन घट गया तो उसमें क्या होगा। पॉपुलेशन मतलब कि एक शहर में गर्ल्स ज़्यादा है या बॉयज़ ज़्यादा है, या मेन ज़्यादा है या वुमेन ज़्यादा है, या ओल्ड एज जो लोग होते हैं वो ज़्यादा है या वो कम है। और गवर्नमेंट पॉलिसी, किसी का जीएसटी बढ़ गया, किसी का जीएसटी घट गया। गवर्नमेंट ने बोला कि सोलर एनर्जी के ऊपर हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं, तो उसके ऊपर डिमांड क्या होगा, और किसी चीज़ के ऊपर सब्सिडी नहीं दे रहे हैं तो उसका डिमांड क्या होगा। तो ये हम लोग का होता है डिमांड फंक्शन। अच्छी तरह से लिख लो। इसके बाद आते हैं कि रीज़न फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। तो मैंने बताया था
जब मैं ये डायग्राम कर रहा था एकदम पहले कि हम लोग का जो डिमांड स्लोप्स होता है वो हम लोग का हमेशा डाउनवर्ड होता है, ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है। तो ये क्यों होता है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि ये होता क्या है। मान लो कि तुम एक कप टी तुम टी पी रहे हो और इसका यूटिलिटी तुम्हारे पास कितना है। जब तुम फर्स्ट कप एक कप टी पिया तब तुम्हारा यूटिलिटी था 5। तुम्हें सबसे अच्छा लगा, पढ़ाई कर रहे हो इतना देर से, एक कप टी लेने के बाद तुम्हें सबसे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब ये यूटिलिटी होता है एक तरीके से हम लोगों का रेटिंग। नेक्स्ट चैप्टर में ही हम लोग आएंगे कंज्यूमर बिहेवियर पे, तब हम लोग ये वाला देखेंगे। उसके बाद तुमने पढ़ते पढ़ते फिर से उसके बाद 15 मिनट बाद अच्छा लगा, तुमने ले लिया। तो अब पहली बार जैसा लगा था वैसा नहीं लगा, तुम इसका रेटिंग दे रहे हो 4। उसके बाद 3 नंबर, नहीं, धीरे धीरे कमता जा रहा है। उसके बाद 4 नंबर, नहीं, तो इक्वल हो गया एकदम। उसके बाद 5 नंबर, अगर तुम 5 नंबर जब तुम पी रहे हो, सॉरी एक सेकेंड, ये हो गया हम लोगों का 2, घट रहा है। उसके बाद जब तुम 5 नंबर पिए तब तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, और जब तुम 6 नंबर कप लिए तब तुम्हारा यूटिलिटी कुछ नहीं मिला। जब तुम 7 नंबर कप लिए तब तुम्हारा वो माइनस में चला गया, तुम इसको माइनस रेटिंग दे रहे हो और अच्छा नहीं लग रहा है टी पीने में। तो ये होता है हम लोगों का डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये तो हम लोगों ने हम लोग समझ गए। तो ये होता क्या है देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, जो कि हम लोगों का सक्सेसिव यूनिट मतलब एक एक यूनिट हम जब बढ़ा रहे हैं, सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ कमोडिटी टेंड्स टू डिमिनिश। तो धीरे धीरे करके हम लोगों का जो यूटिलिटी होता है वो हम लोगों का घटता रहता है। सिंस पी एक्स प्राइस ऑफ एक्स इक्वल्स टू एम यू एक्स, मतलब कोई भी चीज़ का प्राइस जब हम लोगों का मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होगा तो डिमिनिशिंग एम यू एस मस्ट मीन डिमिनिशिंग पी एक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू ग्रेटर परचेस ऑफ द कमोडिटी। तो इसके बाद आते हैं हम लोग इनकम इफेक्ट पे। इनकम इफेक्ट क्या बोला? अ फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी कॉजेस इंक्रीज इन रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। Accordingly, quantity demanded of the commodity increases। तो अगर तुम्हारा ये इनकम है, ये कोई भी चीज़ का प्राइस है, जब तुम्हारा इनकम मान लो कि 10K है, इसका प्राइस है तुम चावल के ऊपर खर्चा करते हो 2000। अगर तुम्हारा इनकम सेम रहा और चावल का जो पर किलो है ये यहाँ पे था, मान लो कि हम लोग का चावल का किलो था 200 रुपया, 200 रुपीज़, रुपीज़ 200 पर केजी। अब तुम ये 200 केजी 200 रुपया केजी से हो गया 100 रुपया पर केजी, 100 रुपया पर केजी, ये यहाँ पे कॉमा नहीं होगा, 100 रुपया पर केजी। तो अब तुम क्या करोगे? तुम्हें कितना कितना तुम स्पेंड करते हो? 2000। तो तुमको कितना मिलेगा? यहाँ पे हम लोग ले रहे थे 10 केजी चावल खरीद रहे थे और यहाँ पे
अगर हम लोग 2,000 रुपये खर्चा करना चाहें तो 20 kg, तो हम लोग का जो रियल इनकम है वो बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उस चीज़ का प्राइस घट गया है। अब आता है हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स पे। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स क्या होता है? व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट्स, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज इन प्लेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो जब हम लोगों का कोई भी कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होता है, मेरा हम लोगों का सब्स्टिट्यूशंस प्राइस के अकॉर्डिंग में, तो उसका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे हम लोगों का टी का प्राइस अगर बढ़ा तो कॉफ़ी का जो डिमांड है वो बढ़ेगा। और अगर कॉफ़ी का प्राइस अगर यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंगली लेते हैं कि कॉफ़ी का प्राइस अगर बढ़ता है, ये डी है, हाँ, तो प्राइस अगर बढ़ता है तो जो टी का डिमांड है वो बढ़ जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। तो एक्सेप्शंस क्या है? जैसे हम लोगों का जब कोई भी चीज़ का प्राइस मतलब कमोडिटी का प्राइस जब बढ़ता था, तब उसका जो डिमांड है वो घटता था। ये है उसका नेचर, मैंने बताया, दैट्स वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। तो एक्सेप्शन मतलब जब हम लोगों का कोई भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो उसका डिमांड जो है वो भी बढ़ेगा। तो इसी चीज़ को बोला जाता है, मतलब जो यहाँ पे नॉर्मली डिमांड का जो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, और हम लोगों का यहाँ पे जहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, नॉर्मली ये डिमांड का नेचर होता है। और एक्सेप्शंस में क्या होता है? जहाँ पे प्राइस जो डायरेक्शन में जाएगा, डिमांड भी वही डायरेक्शन में जाता है। इसलिए यहाँ पे डिमांड कर्व हमेशा अपवर्ड होता है, और जो डिमांड का नेचर है वो हम लोगों का हमेशा डाउनवर्ड होता है। तो देखते हैं कि एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड क्या क्या होता है। सबसे पहले आते हैं गिफेन गुड्स। ये हम लोगों का गिफेन गुड्स क्या होता है? गिफेन ये आया है नेम सर रॉबर्ट गिफेन से। तो सर रॉबर्ट गिफेन आयरलैंड में थे। तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस किया, वहाँ का जो सिटीज़न है उन लोग ने पटेटो और मीट कंज्यूम करते थे। जब मीट का प्राइस बढ़ा तब वो लोग जब पटेटो का प्राइस बढ़ा तब वो लोग मीट के ऊपर कंजम्पशन छोड़ के, मतलब मान लेते हैं कि वो लोग अगर कोई 10 रुपये इनकम करते हैं तो वो पटेटो और मीट में इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट करते थे। जब मीट का प्राइस हाइक हुआ, मान लेते हैं 5 से हुआ 6, तो वो 5 से हुआ 7, तो वो लोग क्या किया, मीट को बॉयकॉट किया, मतलब कंज्यूम करना छोड़ दिया, और पूरा पैसा वो लगा दिया पटेटो पे। तो ये जो हम लोगों का जैसे ये जो कंस्पिशियस कंजम्पशंस है, इसी को हम लोग बोलते हैं कि कंस्पिशियस कंजम्पशंस, मतलब कंस्पिशियस कंजम्पशन नहीं बोल सकते इसको, एक हैबिचुएटेड स्पेकुलेटिव कंजम्पशन, इसका एकदम अच्छा टर्म है स्पेकुलेटिव कंजम्पशन। तो इसी को बोलते हैं हम लोग गिफेन गुड्स। कैसे? इन केस गिफेन गुड्स, व्हेन द प्राइस ऑफ गिफेन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स डिक्रीज। तो जब प्राइस गिफेन गुड्स और इंफीरियर गुड्स डिक्रीज करता है, इज डिमांड ऑल्सो डिक्रीज। तो जब मैंने क्या बोला कि ये सेम डायरेक्शन में जाता है, किसी चीज़ का प्राइस डिक्रीज किया तो इसका डिमांड भी डिक्रीज करेगा, इट्स डिमांड ऑल्सो डिक्रीज। दस इट इज ऑन एक्सेप्शन फॉर द इनवर्स रिलेशन, बट प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी।
तो जब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, एक्सेप्शंस फॉर इनवर्स रिलेशनशिप, जो कि हम लोगों का नॉर्मली डिमांड का नेचर होता है कि इनवर्स रिलेशनशिप हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड हम लोगों का घटेगा, और जब प्राइस घटेगा डिमांड हम लोगों का बढ़ेगा। बट यहाँ पे क्या होता है, तो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी। इसके बाद आते हैं हम लोग स्नोब इफेक्ट्स या स्टेटस सिंबल गुड्स। तो तुम लोग कभी कभी क्या करते हो कि कोई भी चीज़, जैसे मान लो कोई तुम्हारा दोस्त ने एक सोने का अंगूठी पहना, तो तुमको भी लगेगा कि हम सोने का अंगूठी पहने। तो ये जो होता है हम लोग का सोना या हम लोग का जो होता है डायमंड, ये क्या होता है, जब इसका प्राइस बढ़ता है तो लोग स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए वो पढ़ते हैं। तो तुम लोग क्या करते हो कि कोई शादी में जा रहे हो या कोई रिसेप्शन पार्टी में जा रहे हो, तो तुम लोगों ने एक सोने का गोल्ड चेन पहन लिया या हाथ में एक डायमंड का अंगूठी दे दिया, ठीक है। तो सम गुड्स आर यूज्ड बाय रिच पीपल एज स्टेटस सिंबल, फॉर एग्जाम्पल डायमंड, गोल्ड ज्वेलरी। जैसे तुमने सुना होगा कि मुकेश अंबानी का बेटा जो अनंत अंबानी है, वो महंगा महंगा घड़ी पहनते हैं। क्यों? वो स्टेटस सिंबल को वो दिखाता है। जब इसका दाम बढ़ता है तब इसका डिमांड भी बढ़ता है। तो द हायर प्राइस द हायर विल बी डिमांडेड फॉर दिस कमोडिटी। उसके बाद आते हैं इमरजेंसीज पे। इमरजेंसीज को अच्छे तरह से समझो, क्योंकि ये इस बार केस स्टडी में भी आ सकता है। वीवीआई है। क्यों? क्योंकि अभी यूएसए और ईरान का वॉर चल रहा है। तो जब हम लोगों का इमरजेंसीज होता है, कोई भी जब वॉर चल रहा हो या कोई भी हम लोगों का इमरजेंसी सिचुएशंस हो, तो वहाँ पे हम लोग का क्या होता है, तो जब हम लोग का वॉर चल रहा है तब हम लोग क्या करते हैं, इन एट सच टाइम कंज्यूमर बिहेव इन एन एबनॉर्मल वे। तो वो लोग एबनॉर्मल वे में वो बिहेव करता है। क्यों? इफ़ दे एक्सपेक्ट शॉर्टेज ऑफ गुड्स दे वुड बाई एंड होल्ड गुड्स इवन एट हायर प्राइजेस ड्यूरिंग सच पीरियड। तो हमको लग रहा है कि एलपीजी का, गैस का दाम बढ़ेगा, तो मैंने स्टॉक कर लिया। लगेगा मेरा सिर्फ 2, मैंने ये 4 गैस सिलेंडर मैंने स्टॉक करके रख दिया, तो डिमांड उसका बढ़ गया। तो प्राइस बढ़ने के साथ साथ मेरा डिमांड भी बढ़ रहा है। तब हम ये नहीं देखते कि उसका प्राइस कितना है, बस मुझे ज़्यादा खरीदना है कि हम ज़्यादा दिन खा पी के ज़िंदा रह पाए। उसके बाद आता है नेसेसिटी चीज़ में। नेसेसिटी चीज़ क्या होता है, जैसे हम लोगों का दाल चावल, राइस, मेडिसिन, सॉल्ट। अगर मान लो कि चावल का दाम अगर ज़्यादा हो गया तो हम लोग का खाना रुक जाएगा। ठीक है, हम दूसरे चीज़ को कंप्रोमाइज़ करेंगे, लेकिन मेरा डिमांड उसी पे रहेगा। जितना खाते थे उतना ही खाएंगे। मेडिसिन होता है हम लोग का लाइफ सेवर ड्रग्स। तो लाइफ सेवर ड्रग्स जो होता है हम लोगों का, वो उसका दाम बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, हम लोग जो भी दाम हो जाए, लेकिन किसी को तो जिंदा रखना है, डॉक्टर्स वही मेडिसिन सजेस्ट करेगा और हम लोग खरीदेंगे भी। सॉल्ट, दाम बढ़ गया, अगर सॉल्ट नहीं डालेंगे तो सब्जी कैसे बनेगा। तो ये होता है हम लोग का नेसेसिटी चीज़। इसके बाद आते हैं हम लोग चेंज इन डिमांड। ये जो हम लोग का चेंज इन डिमांड है, इसे मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व भी बोला जाता है। इसमें जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, एक तो एक्सटेंशन होता है या तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, या तो एक्सटेंशन करेगा या तो वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा। तो ये कैसे होता है, सबसे पहले इसको देखते हैं। और यहाँ पे और एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि जो हम लोग का डिमांड जो चेंज होता है, ये हम लोग का 2 तरीके से होता है। एक तो चेंज इन डिमांड हो गया और दूसरा हो गया शिफ्ट इन डिमांड। ये चेंज इन डिमांड जो होता है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ये क्यों होता है, क्योंकि प्राइस का अप या डाउन होने की वजह से, प्राइस किसी चीज़ का इंक्रीज़ हो गया या किसी चीज़ का डिक्रीज़ हो गया, इसीलिए वो एक्सटेंशन एंड
कॉन्ट्रैक्शन होता है। और शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होता है? शिफ्ट इन डिमांड कर्व हम लोगों का जो अदर चीज़ होता है, जैसे हम लोगों का टेस्ट या प्रेफरेंस हो गया, रिलेटेड गुड्स का दाम ऊपर नीचे कर रहा है, तो ये सब की वजह से जो हम लोगों का जो फैक्टर्स होता है, इनकम ऊपर नीचे हो गया, किसी का इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, इसकी वजह से जो होता है उसके वजह से हम लोगों का डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। कहाँ पे? या तो राइट या तो लेफ्ट। अगर डिमांड बढ़ेगा तो राइट साइड, या डिमांड घटेगा तो लेफ्ट साइड। तो इसको हम देखते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज के कॉन्सेप्ट पे। तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व, उसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। मैंने क्या बोला था? यहाँ पे क्या होता है? एक तो एक्सटेंशन होता है, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको दो हिस्से में। तो एक पे हम लोग देखेंगे एक्सटेंशन, दूसरा प्लॉट में हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन। एक में हम लोग जज करेंगे यहाँ पे जो वाई एक्सेस होगा, वाई एक्सेस में हम लोग लेंगे प्राइस, और यहाँ पे लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सेस में। तो जब किसी कमोडिटी का दाम कम रहेगा तो हम लोग उसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, और जब किसी कमोडिटी का दाम बढ़ेगा तब हम उसको कम यूज़ करेंगे। तो P0 P1 और यह है Q0 Q1। तो इसी को अगर हम उल्टा करके बोलते हैं कि किसी चीज़ का प्राइस जब ज़्यादा था तो मेरा जो डिमांड है वो इस पॉइंट में वो था, ये पॉइंट में वो डिमांड था मेरा, इस पॉइंट पे मेरा डिमांड था, इस पॉइंट पे। अब उस चीज़ का दाम घट रहा है तो मेरा डिमांड बढ़ेगा, तो मेरा हुआ डिमांड इस पॉइंट पे। इसको हम फ्रेश करके करते हैं। तो जब दाम ज़्यादा था, मेरा डिमांड मान लेते हैं ए पॉइंट पे था। जब उसका दाम घटा तब मेरा डिमांड बी पॉइंट में चले आया है। तो ये तो एक्सटेंड तो किया यहाँ से यहाँ तक, और सिमिलरली जब हम देखेंगे कि कोई भी चीज़ का दाम, यहाँ पे भी सेम ले लेते हैं कि P0 था, हम लोग Q0 क्वांटिटी मेरा डिमांड था। जब इसका दाम बढ़ा जाके हुआ मेरा P1 में, तब मेरा डिमांड घट गया। तो
जो कि यहाँ पे पहले खींच लेते हैं। अरे थोड़ा आर्च हो जाए। हाँ, तो जो मेरा डिमांड जब प्राइस कम था, ये सी पर बिलोंग कर रहा था मेरा डिमांड। वही जब ये प्राइस जब बढ़ा तब मेरा पॉइंट डी पर बिलोंग कर रहा है। तो ये हुआ कॉन्ट्रैक्शन। तो इसी को बोला जाता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अब आते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व पे। तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या है? मैंने क्या बोला था? ये शिफ्ट क्यों होता है? अदर फैक्टर्स की वजह से। जब अदर फैक्टर्स, डिमांड का जो डिटर्मिनेंट्स था, सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी को छोड़ के जो भी हम लोग का अदर फैक्टर्स है, अगर वो वेरिएबल हो जाए, कभी कंज्यूमर का इनकम बढ़ भी सकता है, कभी कंज्यूमर का इनकम घट भी सकता है, रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस बढ़ भी सकता है, रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस घट भी सकता है। तो उसकी वजह से क्या होता है? तो हम लोग फिर से चले आते हैं, दो हिस्सों में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। एक राइटवर्ड शिफ्ट, दूसरा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। यहां पर भी सेम करते हैं। ये हो गया हम लोग का वाई एक्सेस, ये हो गया एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस। इस पे भी सेम प्राइस को लेते हैं और इसमें क्वांटिटी डिमांड को। इसमें भी हम लोग लेते हैं प्राइस को, इसमें लेते हैं क्वांटिटी डिमांड को। तो मैंने क्या बोला कि प्राइस कुछ चेंज नहीं हुआ है, प्राइस उसका फिक्स है, प्राइस उस कमोडिटी का फिक्स है। अब मान लेते हैं कि टी के बारे में बता रहे हैं, या तो तुम ऐसा भी समझ सकते हो किसी का इनकम को लेके। तो जब उसका इनकम 10,000 था, जब उसका इनकम 10,000 था, तब वो Q0 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा था। या हम बोल सकते हैं कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स को लेंगे, जब कॉफ़ी का दाम फिक्स्ड है, तो कॉफ़ी का दाम अगर हम P0 पकड़ लेते हैं, तो तब वो टी Q0 में वो Q0 अमाउंट ऑफ टी वो कंज्यूम कर रहा था। या अगर हम इनकम को लेते हैं, तो जब उसका सैलरी 10,000 था, तब वो Q0 अमाउंट वो कंज्यूम कर रहा था। तो हम लोगों का जो डिमांड कर्व है वो इस ऐसे पोजीशन में था। जब उसका सैलरी बढ़ा, जब सैलरी बढ़ा या जब कॉफ़ी का दाम बढ़ा, तब टी का डिमांड ज़्यादा होगा, या उसका सैलरी बढ़ने से भी वो ज़्यादा कोई भी कमोडिटी ज़्यादा डिमांड करेगा, तब उसका प्राइस तो सेम है, तो वो उसको Q1 डिमांड क्वांटिटी में वो कंज्यूम कर रहा है। तो पहले तो वो D0 था उसका डिमांड कर्व, लेकिन वो शिफ्ट होके राइटवर्ड शिफ्ट होके चल गया D1 में। मतलब ये बोल सकते हैं पॉइंट ए से अभी वो पॉइंट बी में चल गया। कैसे? दाम तो उसका सेम है, लेकिन उसका जो डिमांड है
वो बढ़ गया। उस कमोडिटी का प्राइस सेम है, लेकिन अदर फैक्टर्स की वजह से उसका डिमांड बढ़ गया। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे भी हम लोग P0 को पकड़ लेते हैं कि कोई भी चीज़ का दाम एकदम स्टेबल है, तो वो पहले क्या कर रहा था? तो वो पहले Q0 अमाउंट, सॉरी क्वांटिटी, वो कंज्यूम कर रहा था। अभी उसका इनकम घट गया है, तो वो क्या करेगा? अच्छा, सबसे पहले इसका डिमांड कर्व बना लेते हैं। इस पॉइंट में वो था, तो अभी उसका इनकम घट गया है, तो वो क्या करेगा? क्वांटिटी कंज्यूम्ड वो घटा देगा, तो उसका डिमांड अभी Q1 में शिफ्ट हो गया। तो वो कैसे आया? लेफ्टवर्ड। तो वो पहले D0 में था, वो आ गया है D1 में, तो शिफ्ट हो रहा है। तो ये होता है हम लोगों का शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो याद रखना हमेशा कि जो हम लोगों का मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व होता है, वो उस कमोडिटी का ओन प्राइस की वजह से चेंज होता है, जिसके हम बोलते हैं एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। और जो शिफ्ट इन डिमांड कर्व होता है, वो अदर फैक्टर्स की वजह से वो चेंज होता है, जो कि है हम लोगों का डिटर्मिनेंट्स। सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी को छोड़ के उसका अगर कुछ भी चेंज होगा, तो या तो डिमांड कर्व राइट वर्ड में चल जाएगा और लेफ्ट वर्ड में चला जाएगा। तो राइट वर्ड में जाना मतलब डिमांड बढ़ रहा है, और लेफ्ट वर्ड में आना मतलब डिमांड घट रहा है। तो इसी के साथ ये जो हम लोगों का डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड है, ये चैप्टर ख़त्म। किसी को भी अगर नोट्स चाहिए, हम फिर से बोल रहे हैं, किसी को भी अगर नोट्स चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप करो 8583980999 में। मैं उन्हीं सब बच्चों को PDF सेंड कर दूंगा। थैंक यू एवरीवन।